डियर स्टूडेंट्स, हम लोग एलिगेंट माइंड्स में इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का जो भी प्रॉब्लम है एग्जाम्पल सहित उसको इस सीरीज में देख रहे हैं। इसका ये पार्ट 7 है। इससे पहले हम लोग 6 पार्ट कवर कर चुके हैं और उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल को और जो भी एक्सरसाइज का प्रॉब्लम था उसको हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, आज जो बचा हुआ है उसको हम लोग देखने जा रहे हैं। जैसे आपके बुक में ये एक सेक्शन है क्वेश्चंस का, ये पेज नंबर 190 का है ये क्वेश्चन। ठीक है, चैप्टर नंबर 11 का है, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का। तो इस क्वेश्चन को अभी हम लोग देखते हैं क्या बोल रहा है और इसका आंसर क्या हो सकता है। जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये थ्योरी पार्ट है, मतलब थ्योरी वाला क्वेश्चन है ये। तो इसका आंसर देखते हैं क्या हो सकता है। पहले क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं हम लोग। Why does the cord of an electric heater not glow while the heating element does? ये थ्योरी वाला पार्ट क्वेश्चन है, तो हम लोग इस थ्योरी पार्ट को इस लेक्चर के लास्ट में कवर करेंगे। ठीक है, अगर कोई दूसरा न्यूमेरिकल वाला प्रॉब्लम है तो पहले उसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। इस थ्योरी वाले क्वेश्चन को हम लोग लेक्चर के लास्ट में करेंगे। ठीक है, इसका आंसर हम लिखे हैं, वो डिस्कस करेंगे लास्ट में। दूसरा क्वेश्चन क्या देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, कंप्यूट द हीट जनरेटेड व्हाइल ट्रांसफरिंग 96,000 कूलम ऑफ चार्ज इन 1 आवर थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 50 वोल्ट। ये क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, हमको हीट कंप्यूट द हीट जनरेटेड, हीट मतलब हीट का कितना अमाउंट जनरेट हो रहा है ये कैलकुलेट करना है। और क्या दिया हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस जो दिया हुआ है वो 50 वोल्ट दिया हुआ है और टाइम 1 आवर के लिए है। और इस 1 आवर में कितना चार्ज ट्रांसफर हो रहा है सर्किट में, 96,000 कूलम। कूलम किसका यूनिट होता है, चार्ज का यूनिट होता है ना। तो सबसे पहले हम एक डायग्राम बना लेते हैं ताकि हमको समझने में आसानी हो कि यहाँ पे हो क्या रहा है। जैसे यहाँ पे एक रेसिस्टर है, ठीक है, इस रेसिस्टर को जो पोटेंशियल मतलब करंट जो इस सर्किट में चल रहा है वो इस सेल के वजह से चल रहा है या इस सोर्स के वजह से चल रहा है, ऐसे हम लोग समझ सकते हैं। और इस सोर्स का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 50 वोल्ट है, ये दिया हुआ है प्रॉब्लम में। और इस रेसिस्टेंस का क्या वैल्यू है वो पता नहीं है हमको, लेकिन अच्छा हीट कब जनरेट होता है, हम लोग जूल्स लॉ में क्या पढ़े थे कि रेसिस्टेंस के वजह से ही तो हीट जनरेट होता है। तो इसलिए हम यहाँ पे एक रेसिस्टिव सर्किट बनाए हैं और इंफॉर्मेशन हमारे पास क्या है, इसमें करंट जो फ्लो कर रहा होगा इस डायरेक्शन से फ्लो कर रहा होगा। और हमारे पास इंफॉर्मेशन है क्या, चार्ज का है हमारे पास वैल्यू कि चार्ज कितना फ्लो हो रहा है इस सर्किट में, 96,000 चार्ज फ्लो हो रहा है। 96,000 कूलम, कूलम किसका यूनिट होता है, चार्ज का यूनिट होता है ना। और टाइम दिया हुआ है, टाइम है 1 आवर। ठीक है, तो 1 आवर के लिए यहाँ पे जो सोर्स है इस सर्किट में 96,000 कूलम चार्ज सप्लाई कर रहा है। ठीक है, और इस सोर्स का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 50 वोल्ट है। तो हमको कैलकुलेट क्या करना है, हमको कैलकुलेट करना है हीट कितना प्रोड्यूस हो रहा है, हीट कितना जनरेट हो रहा है, मतलब कितना प्रोड्यूस हो रहा है, ये कैलकुलेट करना है। तो ये बहुत ही आसान है। हम लोग जो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पढ़े थे उसमें एक रिलेशन पढ़े थे। क्या पढ़े थे रिलेशन, वो रिलेशन कुछ इस प्रकार से था कि हीट इक्वल टू क्या था, हीट एनर्जी इक्वल टू आई स्क्वायर आर और टी। ठीक है, इसको बहुत अच्छे से समझ चुके थे हम लोग, जो थ्योरी वाला पार्ट था लेक्चर में उसमें हम लोग उस लेक्चर में इसको बहुत अच्छे से समझे थे, ये रिलेशन कैसे आया है, इसका मीनिंग क्या है। ठीक है, तो अभी हम इसी रिलेशन का यूज करके हम ये फाइंड करेंगे। हमको एच फाइंड करना है, हमारे पास आई नहीं है, आर भी नहीं है और टी है हमारे पास। ठीक है, तो इसको देखते हैं कैसे फाइंड कर सकते हैं हम लोग। इसको फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ओम्स लॉ का भी यूज करेंगे। ठीक है,
ओम्स लॉ में हम लोग क्या देखे थे, ओम्स लॉ में क्या देखे थे, V इक्वल टू आई आर, यही देखे थे हम लोग, होता है ये यहाँ पर। और इस दोनों रिलेशन से हम क्या लिख सकते हैं, जैसे इसी को अगर हम एक स्टेप और आगे बढ़ के अगर लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, H इक्वल टू आई इंटू आई आर टी लिख सकते हैं ना, कोई इशू नहीं है इसमें, ठीक है। और आई आर के बदले में हम लोग भी लिख सकते हैं, तो इसके प्लेस पे हम लोग एक आई को रहने दिए, कैपिटल आई भी आप लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और एक आई आर को हम भी लिख दें यहाँ पे, आई भी टी, इस तरह से रिलेशन आ रहा है हमारा हीट जो जनरेट हो रहा है। और जब हम इस रिलेशन को देख रहे थे वहां पर भी हम जो इस कंक्लूजन पे पहुंचे थे वो H इक्वल टू वी आई टी, ये रिलेशन था ना, वोल्टेज, करंट और टाइम। और ये वी आई क्या था, हमारा पावर था, पावर निकल के आया था, पावर इक्वल टू वी आई। और हम लोग जानते हैं कि रेट ऑफ डूइंग वर्क इज पावर, हम लोग जानते हैं ना, तो पावर इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी आया था हमारा, जब हम ये रिलेशन फाइंड कर रहे थे तब पावर इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी होता है, जानते हैं हम लोग। अब ये जो वर्क है, यही वर्क जो ये सेल कर रहा है चार्ज को मूव कराने के लिए, यही वर्क हीट में कन्वर्ट हो रहा था ना, तो इसी वर्क को हम लोग हीट कंसिडर किए थे, ठीक है। और हीट इक्वल टू क्या आ रहा था, अगर इस वर्क को हीट कंसिडर कर लें हम लोग, क्योंकि यही वर्क कन्वर्ट हो रहा है ना हीट में, तो हीट इक्वल टू पी टी आया था। और पी क्या था, हमारा पावर था, पावर इक्वल टू वी आई रिलेशन लाए थे हम लोग। और फिर ये हीट इक्वल टू वी इंटू आई इंटू टी आया था। तो आप यहाँ से हम लोग इस रिलेशन को लेके आए थे, और फिर इधर से भी यहाँ पे जा सकते हैं। तो अभी जो यहाँ पे जा रहे हैं हम लोग, वो क्या किए, हम आई स्क्वायर को आई इंटू आई लिख दिए, और फिर आर टी जैसा था वैसा ही लिख दिए, और आई आर के बदले में हम भी लिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आप अगर ये चीज़ नहीं समझ पा रहे हैं कि ये रिलेशन कैसे आया है, इसीलिए इस रिलेशन को समझना जरूरी था, नहीं तो फिर आप यहाँ पे इस तरह की प्रॉब्लम में हो सकता है आपको टाइम ज़्यादा लग जाए सोचने में या फिर ऐसे सॉल्व करने में। इसीलिए हम वो लेक्चर वाले क्लास में जो थ्योरी हम पढ़ा रहे हैं उसमें अच्छे से ये समझाए थे कि ये रिलेशन आया कैसे है, ठीक है। तो आप वो लेक्चर मेरा देख सकते हैं। अभी यहाँ से हम, हमारे पास जो रिलेशन आ रहा है H इक्वल टू वी आई टी, इसको यूज कर लेते हैं और यहाँ पर इजिली हमारा ये फाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो H इक्वल टू आई वी टी लिखें या वी आई टी लिखें, मीनिंग सेम ही है। आप चाहें तो नहीं भी लिख सकते हैं, आई वी टी से भी यूज करके आप फाइंड कर सकते हैं। तो हम लिख लेते हैं वी आई टी, क्योंकि हम पहले ये वी आई टी वाला देखे हैं, इसलिए हम इसी को प्रीफर कर रहे हैं लिखना, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर एक वोल्टेज भी दिया हुआ है ना, इसका पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है ना इस सेल का, तो V इक्वल टू 50 वोल्ट दिया हुआ है हमारे पास, 50 वोल्ट। अब इस सभी से हम ये फाइंड कर सकते हैं, देखिए कैसे फाइंड कर लेंगे, हम बहुत आसानी से फाइंड कर लेंगे। और एक रिलेशन हम लोग ये भी देखे थे कि जो चार्ज होता है, करंट जो होता है, करंट इक्वल टू क्या होता है, ये तो सबसे फर्स्ट यहीं से स्टार्ट ही किए थे हम लोग, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज Q अपॉन टी होता है, यहाँ से हमको I मिल जाएगा क्योंकि हमारे पास Q भी है और T भी है। तो अगर हम I निकालना चाहें तो क्या निकल के आएगा, I इक्वल टू Q बाई टी होता है। तो ये 96,000 Q है हमारा। और टाइम हम यहाँ पे क्या लेंगे, क्योंकि टाइम आवर में दिया हुआ है, दूसरा सभी यूनिट जो है SI यूनिट में है, तो आवर को भी हम सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं, 1 आवर इक्वल टू 3600 सेकंड होता है, तो ये कन्वर्ट कर लिए, इतना एम्पियर का करंट इसमें फ्लो हो रहा है इस सर्किट में, ठीक है। आर का हमको वैल्यू पता नहीं है, अगर आर का वैल्यू पता रहता तब तो बहुत ही आसान हो जाता, लेकिन इस पोटेंशियल डिफरेंस के हेल्प से भी हम हीट कितना जनरेट हो रहा है इस रेसिस्टर में वो पता कर सकते हैं। आई निकल गया हमारा।
अब V भी है हमारे पास, V 50 वोल्ट है और टाइम भी है 3600 सेकेंड, तो हम H इजिली फाइंड कर सकते हैं, बस सभी का वैल्यू पुट कर देना होगा। H इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस रिलेशन से V कितना है 50 वोल्ट है, तो 50 यहाँ पे रख रहे हैं हम, और I कितना निकल के आया है, इस दोनों 0000 को कैंसिल कर देते हैं, क्यों इसको कैरी करना, 960/36 ये आया है, और टाइम क्या है हमारे पास 3600, क्योंकि हम आवर में नहीं ले रहे हैं टाइम को, जब दूसरा सभी क्वांटिटी एसआई यूनिट में है तो टाइम को भी हम एसआई यूनिट में लेंगे, सेकेंड में लेंगे। अब इसी को सॉल्व करना है हमको, इसको सॉल्व करते हैं हम, तो ये तो 36 कैंसिल आउट हो जाएगा, आपका जो आएगा वो क्या आएगा, 50 इंटू 96 इंटू 10⁻³ कितना आ जाएगा, 10⁻³ आ जाएगा। ठीक है, इतना आएगा, ये क्वांटिटी आया, इसका यूनिट क्या होगा, हीट जो प्रोड्यूस हुआ उसका यूनिट होगा क्या, उसका यूनिट, हीट का यूनिट क्या होता है, हीट या वर्क का, एनर्जी या वर्क का यूनिट क्या होता है, एसआई यूनिट जूल होता है ना, तो इसको हम लोग जूल लिखेंगे। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आप समझ रहे होंगे कैसे ये सॉल्व किया गया है। अगर आपको समझने में दिक्कत हो रहा है तो आप इस लेक्चर को आप देख लीजिए एक बार कि ये जो रिलेशन आया है कैसे आया है, वहीं से आपको ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम में क्या बोला जा रहा है देखते हैं। थर्ड प्रॉब्लम जो है इस इसमें ये क्या है, एन इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ रेसिस्टेंस 20 ओम टेक्स ए करंट ऑफ 5 एम्पियर, कैलकुलेट द हीट डेवलप्ड इन 30 सेकेंड। इसमें भी सर्किट डायग्राम जो हमारा बनेगा कुछ उसी प्रकार से बनेगा। सर्किट डायग्राम बनाने से एक इमेज क्लियर होता है कि किस प्रकार से यहाँ पे सिचुएशन है, इसीलिए हम ये बार बार बना रहे हैं। आपको भी ऐसा ही प्रैक्टिस करना चाहिए कि सिचुएशन को समझ के आप सर्किट डायग्राम पहले बना लें, तब आपको आसानी होगा समझने में। क्या हो रहा है, एक इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ रेसिस्टेंस 20 ओम, इस बार यहाँ पे इसका रेसिस्टेंस का वैल्यू दिया हुआ है जो कि है 20 ओम। ठीक है, और इसमें करंट जो फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन से, यहाँ से आपका ये भी रिवाइज हो रहा है कि कैसे करंट का डायरेक्शन होगा। तो 5 एम्पियर का करंट यहाँ से फ्लो कर रहा है। ठीक है, और ये टाइम कितने टाइम के लिए फ्लो किया है, ऐसा 30 सेकेंड के लिए फ्लो किया है, 30 सेकेंड के लिए फ्लो किया है। यहाँ से हमको कैलकुलेट करना क्या है, फिर से हमको कैलकुलेट द हीट बोल रहा है, हमको एच का वैल्यू कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये एच का वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो फिर हम जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग वाला रिलेशन ही देखते हैं क्या है। वो क्या था, एच इक्वल टू आई स्क्वायर, इस बार हम कैपिटल लिख रहे हैं ताकि कंफ्यूजन नहीं हो, लेकिन आप कैपिटल ही लिखिएगा जैसा आपके बुक में दिया हुआ है, आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, तो इस रिलेशन से क्या हम फाइंड कर सकते हैं, आई मेरे पास है, हाँ है, 5 एम्पियर है, आर मेरे पास है, और टाइम भी मेरे पास है, और इस बार सभी यूनिट जो है एसआई यूनिट में है, तब तो कोई इशू है ही नहीं, तब तो बस पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द आंसर वाला कहानी हो गया। तो एच इक्वल टू यहाँ से बस आप आई का वैल्यू पुट कर दीजिए, 5 है तो 5 स्क्वायर हो जाएगा, आई का जो वैल्यू 5 एम्पियर है उसका स्क्वायर हो गया, और आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 20 ओम दिया हुआ है तो 20 रखेंगे, और टी का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 30 सेकेंड दिया हुआ है। सभी यूनिट, सभी जो क्वांटिटी है एसआई यूनिट में है, तो किसी को हमको कन्वर्ट करने का जरूरत नहीं है। ये 25 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, और ये 30 का 30 ही रहेगा। चाहे तो आप इसको कैलकुलेट कर लें, बहुत ईजी है कैलकुलेट करना, 6 टाइम हो जाएगा, मतलब 150 हो जाएगा ये, और फिर 0000 ये हीट प्रोड्यूस होगा इस सर्किट में। ठीक है, और इसका यूनिट क्या होगा, यूनिट हम बार बार बोल रहे हैं ताकि आप इसमें गलती नहीं करें, क्योंकि हीट है, हीट एनर्जी है ना, एनर्जी का यूनिट जूल होता है, या वर्क डन का भी यूनिट जूल ही होता है, तो इसका जो हीट प्रोड्यूस होगा वो 15,000 जूल का हीट एनर्जी यहाँ पे प्रोड्यूस होगा। ठीक है,
तो इसमें ओनली 3 क्वेश्चन ही था, एक क्वेश्चन बचा हुआ है जो कि ये हम बोले थे आपको कि ये थ्योरी वाला है, इसको हम लिख के रखे हैं अलग से, तो उसको देख लेते हैं। ये क्वेश्चन है क्या, वाई डज द कॉर्ड ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर नॉट ग्लो वाइल द हीटिंग एलिमेंट डज। ये बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक हीटर में जो उसका कॉर्ड होता है वो ग्लो नहीं करता है, लेकिन उसमें जो एलिमेंट लगा हुआ है वो ग्लो करता है हीट होने के बाद, ऐसा क्यों होता है। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि कॉर्ड होता क्या है। आपने ये इमर्सन रॉड देखा होगा, एक्चुअली ये इलेक्ट्रिक हीटर नहीं है ये, लेकिन आप समझ सकते हैं कॉर्ड का मीनिंग क्या है। इसमें ये जो इसके अंदर जो हीटिंग एलिमेंट है ना वो ग्लो करता है। आप देखे होंगे, आप हीटर देखे होंगे, इलेक्ट्रिक हीटर जिसपे कि जिसको कि खाना बनाने में काम आता है, तो उससे इसको रिलेट कर सकते हैं आप। तो वैसा ही कुछ यहाँ पर भी एलिमेंट लगा हुआ होता है, और ये जब इसमें करंट सप्लाई करते हैं हम लोग, तो ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का एप्लीकेशन है। जूल्स लॉ यहाँ पे अप्लाई होगा, ये सब चीज़ तो हम लोग समझ रहे हैं। लेकिन और होगा क्या कि यहाँ पे हीट प्रोड्यूस होना स्टार्ट होता है, और ये इतना हीट हो जाता है कि ये ग्लो करने लगता है। ये एलिमेंट जो है यहाँ पे, एलिमेंट जो लगा हुआ है इसमें, ये ग्लो करने लगता है। लेकिन इसका जो ये कॉर्ड है, जो वायर है, ये इसमें हीट प्रोड्यूस नहीं होता है। इसका कहने का यही मीनिंग है, इसमें हीट प्रोड्यूस नहीं होता है और ये ग्लो भी नहीं करता है। ऐसा क्यों होता है, ये आपसे ये पूछना चाह रहा है क्वेश्चन। तो इसका सुटेबल आंसर क्या हो सकता है, द हीटिंग एलिमेंट ऑफ द हीटर इज मेड अप ऑफ द एलॉय विच हैज़ वेरी हाई रेसिस्टेंस। अब हमको रेसिस्टेंस ज़्यादा चाहिए ना, तभी तो हीटिंग इफेक्ट कहीं भी हमको प्रोड्यूस करना है। तो हमको ये जो I²RT हम पढ़े थे, इसमें क्या करना होगा, रेसिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस है, तो रेसिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगा। तो हमको ऐसा यहाँ पे एलिमेंट लगाना होगा जिसका कि रेसिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो, और ऐसा होता भी है, रेसिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा रेसिस्टेंस का एलिमेंट लगा हुआ होता है, और जब इससे करंट फ्लो करता है तो हीट प्रोड्यूस होता है इसमें, ठीक है। और इसका रेसिस्टेंस ज़्यादा होता है, इसका रेसिस्टेंस, एलिमेंट का रेसिस्टेंस ज़्यादा होता है, ठीक है। लेकिन इस कॉर्ड का रेसिस्टेंस बहुत कम होता है, क्योंकि हमको यहाँ पे तो हीट प्रोड्यूस नहीं कराना है, एक्चुअली तो हमको यहाँ पे हीट प्रोड्यूस कराना है। तो हम यहाँ पे रेसिस्टेंस ज़्यादा क्यों रखें, ये तो इसको डैमेज ही कर देगा। तो इसका रेसिस्टेंस बहुत ही कम होता है, और ये सिंपली एल्युमिनियम का या कॉपर का किसी का बना हुआ होता है, जो कि बस खाली इलेक्ट्रिक करंट को यहाँ से कंडक्ट करा दे ये। तो ये इसमें कंडक्टर वाला ज़्यादा प्रॉपर्टी है, जबकि ये जो एलिमेंट है इसमें रेसिस्टर वाला ज़्यादा प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो इसीलिए हीट प्रोड्यूस जो होगा इसके एलिमेंट की वजह से होगा। अब हीट प्रोड्यूस होगा कैसे, जैसे इसमें अगर ये हीट होगा तभी ना हीट प्रोड्यूस होगा। अब ये हीट करेगा तो ग्लो करेगा ही। तो वही यहाँ पे बात लिखा हुआ है कि द हीटिंग एलिमेंट ऑफ द हीटर, हीटिंग एलिमेंट ऑफ दिस हीटर इज मेड अप ऑफ the alloy which has very high resistance, so when the current flow through the heating element it becomes too hot and glows red। अब बहुत ज़्यादा हॉट होगा तो ग्लो करेगा ही ये रेड। बट द रेसिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड, मतलब इस कॉर्ड का रेसिस्टेंस जो होता है विच इज यूजली ऑफ कॉपर और एल्युमिनियम इज वेरी लो, सो इट डज नॉट ग्लो। तो ये ग्लो करेगा क्यों, क्योंकि यहाँ पे हीट प्रोड्यूस हो ही नहीं रहा है, इसका रेसिस्टेंस बहुत कम है। तो आप इसको लैंग्वेज में लिख सकते हैं इस तरह से, अगर आप समझे रहेंगे तो आप लैंग्वेज में आसानी से इसको लिख सकते हैं। ये तीनों क्वेश्चन हम लोग कवर कर चुके हैं। अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट आएगा इस सीरीज का, उसमें शायद एक और इस टाइप का एक्सरसाइज बचा हुआ है, उसको करके इसका जो मेन एक्सरसाइज है उसका हम लोग अच्छे से उसको सॉल्व करेंगे और समझेंगे, ठीक है। आज का जो प्रॉब्लम आपके लिए है जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, वो कुछ इस प्रकार से है। आपको बताना है कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट जो हम लोग पढ़े हैं, उस हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का क्या हमेशा एडवांटेज ही है, जैसे इलेक्ट्रिक आयरन में या टोस्टर में या फिर हीटर में या फिर गीजर में भी वाटर को हीट करने के लिए यूज होता है। तो क्या सिर्फ इसका एडवांटेज ही है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का, या फिर डिसएडवांटेज भी कुछ है। अगर डिसएडवांटेज है तो आपको मिनिमम 1 डिसएडवांटेज बताना है कि
हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का डिसएडवांटेज क्या है, ठीक है। इसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, देखते हैं कौन ये बता पाता है। और फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अगर मेरे लेक्चर से आपको कुछ बेनिफिट हो रहा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एलिगेंट माइंड्स।